लगभग एक कल्चर में सही पूरा हो जाता है, बराबर हो जाएगा। बराबर 30-35 लाख का जो खर्च हुआ उसका जो मार्केट रेट तो 350 से 400 के। और एक खारा पानी हमारा। अभी आपने कोई दिक्कत का सामना करना पड़ा है? जैसे क्या है कि कल्चर लेट खत्म हुआ, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक चला गया तो फिर ये तालाब सूखने में टाइम लगता है। तो इसमें क्या है, खारा पानी की जमीन, और ये तो ऐसे मतलब 5000 7000 वादा देना था। ये कितने महीने का कल्चर होता है? ये कल्चर रहता है 120 से 130 दिन का। वही था कि मैं एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हूँ। SC और OBC और लेडीज की सब्सिडी 60% है। खारे पानी की खेती का इलाज मिल चुका है। नौकरी के साथ में किया खारे पानी का मोटा बिजनेस, जिसके अंदर आपको पहली पेमेंट मिल जाएगी। जानिए झींगा फार्म के बारे में A to Z जानकारी। तो चलिए मिलवाते हैं आपको। तो सभी को किसान भाइयों से तो राम राम जी। राम भाई साहब। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। तो सबसे पहले अपना छोटा परिचय दे दीजिए। मैं अंकित पुनिया बैंक में मैनेजर हूँ, और ये यहाँ पे सिंधवी खेड़ा गांव में हमने मछली का प्रॉन्स का फार्म चालू कर रखा है 2-3 भाइयों के साथ, और टोटल 10 एकड़ में हमारा ये तालाब है। ठीक है सर। हाँ जी। तो भाई अपना मैं प्रदीप पुनिया, गाँव निडानी। प्रदीप मलिक, गाँव निडानी। तो भाई जैसे आप सभी नौकरी करते साथ में, जी। तो इसका विचार कैसे आया? इसका विचार तो ये था कि हमारी पुरानी दादा लाई जमीन थी, और हम पटाना गांव के रहने वाले दूर से हैं। तो इसमें क्या है, खारा पानी की जमीन थी, और ये तो ऐसे मतलब 5000 7000 वादा देना था। हमारे तो परिवार में नौकरियां ही हैं, मोस्टली तो गुजारा नौकरियां होता है। लेकिन वही था कि मैं एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हूँ, तो ऐसे फिशरीज ऑफिसर से मिले या फिर मिले तो उन्होंने बताया कि खारा पानी की ये झींगा मछली है, तो इसमें अगर आप पैसा एक बार शुरू में इन्वेस्टमेंट थोड़ा बहुत कर सकते हैं तो हरियाणा सरकार, भारत सरकार की PMMSY की सब्सिडी है, और उसके हिसाब से आपको अच्छा लाभ होगा। और जैसे कि मेरे फादर हैं, भाई साहब हैं, ये सब एक्स सर्विसमैन हैं, तो उनको भी थोड़ा बैठने के लिए आप जानते हो, थोड़ा टाइम पास हो जाए। हाँ। और काम तो मोस्टली लेबर ही करती है, हम तो देखने का ही काम करते हैं। तो उसमें इसकी वजह से फिर हमने ये प्रोजेक्ट चालू किया था 2019 में किया था। लगभग आपको 5 साल हो गए अभी? हाँ, 5 कल्चर हमारे पूरे हो गए हैं, और ये 6ठा कल्चर चालू है। स्टार्ट हुआ। हाँ जी। ये कितने महीने का कल्चर होता है? ये कल्चर रहता है 120 से 130 दिन का कल्चर रहता है। ठीक है, लगभग 4 सवा 4 महीने शुरू से गर्मियों में ही चलता है। अप्रैल मई से शुरू हो गए सितंबर अक्टूबर तक कल्चर चलता है। जब आपने स्टार्ट किया था 2019 में, कितने किले से स्टार्ट किया था? हमने 3 एकड़ से शुरू किया था, जब शुरू किया था। हाँ, 2.5 एकड़ की सब्सिडी है, 1 हेक्टेयर की भारत सरकार की। कितनी सब्सिडी मिलती है 2.5 एकड़? ये अलग अलग रहता है, जैसे 40% तो जर्नल की सब्सिडी है, और SC और OBC और लेडीज की सब्सिडी 60% है। जी। तो जब आपने स्टार्ट किया था कितनी लागत आ गई थी आपकी? जब हमने शुरू किया था उस टाइम पे 3 एकड़ में शुरू किया था, तो ये 25 लाख तक मतलब शुरू हो जाता है एक कल्चर, पूरा कल्चर। उसमें तो जैसे अलग अलग और एक्सपेंडिचर रहता है, जैसे बिजली है। हाँ। बिजली हम गांव से लेके आए थे तो उसका अलग था, और बनाना जैसे यहाँ रहने का बनाया, तालाब खुदवाए, और फिर जो इसमें सीड डलता है, जो उसकी फीडिंग है, पूरा कॉस्ट है उस टाइम 25 के आसपास था 1 हेक्टेयर का, 3 एकड़ का। इसका जो अपने सीड है यहाँ तो मिलता नहीं होगा, कोस्टल एरिया का है। हाँ। तो वहाँ से यहाँ तक आने में कैसे? अब जैसे स्टार्टिंग से हम बात करें तो शुरू में इसकी पौंड प्रिपरेशन है। जैसे पौंड तैयार कराने शुरू करते हैं हम, इनको 1-2 बार इसमें कल्टीवेशन करके और फिर तैयार करते हैं, और नीचे से उसमें चूना वगैरह डाल के पौंड प्रिपरेशन होती है, उसको खाली सुखा के। ठीक है। उसके बाद इसमें पानी से हम भरना स्टार्ट करते हैं, समरसीबल लगे पानी से भर के, जैसे 2-3 दिन में पानी उसमें जितना भी वो सीपेज होती है या जितना पानी रुक गया, तो उसके बाद फिर हम इसमें जैसे पानी के बाद फिर डालते हैं इसमें राइस पॉलिश वगैरह करके पौंड प्रिपेयर होता है। उसके बाद ही हम जैसे सीड ऑर्डर कर देते हैं, तो जैसे सीड की डेट फाइनल होगी भी, जैसे इस तारीख को सीड आएगा, तो उससे पहले हम अपना पौंड प्रिपेयर कर लेते हैं, उसमें जो मिनरल वगैरह डाल के, और जैसे कलर आ जाता है पौंड का, पौंड का कलर आ गया, तो उसके बाद जैसे पहले हमें फिक्स कर लेते हैं डेट की, इस डेट को स्टॉकिंग है, तो उस डेट को वहां से दिल्ली तक आता है। दिल्ली से अपना मतलब यहाँ ये है ट्रांसपोर्ट वाले, उनको बता देते हैं, वो अपने यहाँ लेके आ जाते हैं। दिल्ली से आगे ही पेमेंट हमारी रहती है, दिल्ली तक हैचरी भेजती है, दिल्ली एयरपोर्ट से हम लेके आते हैं। फिर सुबह जैसे टेक्नीशियन आ जाते हैं, तो उसके बाद यहाँ स्टॉकिंग हो जाती है, फिर उसके बाद फीडिंग शुरू रहती है, और फिर वो चालू कल्चर शुरू हो जाता है। तो जैसे अपना यहाँ से आ गया, 4 महीने खेती है, 4 महीने के बाद जब जाती है अपने
तो पेमेंट वगैरह किस तरह होता है? पेमेंट तो जैसे हार्वेस्टिंग करते हैं उस दिन वेंडर से बात हो जाती है, ठीक है, वो आ जाता है, वो अपना चेक करता है। जैसे पहले हार्वेस्ट करते हैं तो 40-50 किलो निकाल के एक बार उसका वेट करते हैं, काउंट लेते हैं, एक एवरेज काउंट पूरे पॉन्ड का वेट होता है, साथ वेट होता रहता है। वेट होने के बाद जैसे ही मतलब फिर कैलकुलेशन होती है कि आपके इस पॉन्ड का इतना है, तो वो पेमेंट साथ कर देते हैं। जितना हार्वेस्ट होती है वो यही करके जाते हैं। आप पेमेंट में ढिलाई नहीं है? पेमेंट में कोई ढिलाई नहीं है। तो जैसे आपने कर दिया उसके बाद मार्केटिंग वगैरह कैसी? मार्केटिंग तो देखिए यहाँ इसमें तो हमें तो क्या चाहिए, फीड चाहिए और सीड चाहिए, मेन तो चीजें यही हैं। और इसमें जो मेडिसिन यूज होती है उसकी, उसमें क्या है कि यहाँ डीलर है सीड फीड के, तो फीड के डीलर हैं। जैसे आसपास में हम घूमे, पता किया हरियाणा में और जगह भी कम था, तो ज्यादा होने लग रहे हैं। तो सीड का इसके हमने जो इसकी हैचरीज हैं वो सारी उधर साउथ साइड में, तो वहां से पता किया, सीड तो वहां से लाते हैं। बाकी जो फीडिंग है और मेडिसिन है वहाँ डीलर हैं इसके, और ये टेक्नीशियन हैं कंपनियों के, तो वो आते रहते हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आपने स्टार्ट किया था, जब स्टार्टिंग में 25 लाख की लागत आई, उसके बाद कौन कौन सी कॉस्ट आपकी कम हुई है? देखो जैसे फिर तो जैसे एक बार तो तालाब खुदाई है, हाँ। जो ये रहने के लिए बनाना है, फीड रूम है और इलेक्ट्रिसिटी का है, ये सब एक बार की लागत है। फिर इसमें क्या है, सीड और फीड और मेडिसिन और ये आपकी लेबर है, वही यूज रहती है। उसके बाद तो फिर खर्चा कम हो जाता है। उस पे सालाना कितना खर्च आता है? वो तो सर देखो जितना कल्चर चलता है उस हिसाब से है। सीड और इसमें जो मेडिसिन है उसमें पोटास है, वो थोड़ा महंगा आजकल भारत सरकार ने कर दिया है, 1700 का एक बोरी आता है। और फिर जैसे फीड है, इसका फीड है 95 के आसपास पर केजी के हिसाब से। वो तो आप जितना कल्चर चलेगा, आपका जितना खाएगा झींगा, जितना मतलब जितना वेट होगा उसी हिसाब से चलता है। इसका जो मार्केट रेट है वो किस हिसाब से? मछली का मार्केट रेट पर काउंट के हिसाब से, पर केजी में जितने काउंट है ना उसके हिसाब से रहता है। अगर काउंट कम होंगे, यानी कि बॉडी वेट अगर एनिमल का ज्यादा है तो रेट हमें ज्यादा मिलेगा। अगर उस काउंट ज्यादा होंगे, बॉडी वेट कम होगा तो थोड़ा कम रहता है काउंट। मतलब वैसे ऑन एंड एवरेज हम निकालते हैं तो 350 से 400 के आसपास 30 काउंट का रहता है। और जैसे कभी आपने कोई दिक्कत का सामना करना पड़ा है अभी 5 साल में? 5 साल में जैसे दिक्कत तो है, इसमें कुछ आ जाती है। जैसे आपका मेन तो पॉन्ड प्रिपरेशन है। अगर जैसे क्या है कि कल्चर लेट खत्म हुआ, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक चला गया, तो फिर ये तालाब सूखने में टाइम लगता है। तो फिर हमें मार्च अप्रैल तक अगर पॉन्ड प्रिपरेशन नहीं करी उसके हिसाब से हो रहता है। बाकी तो ये अगर आप देखभाल कर रहे हो तो एट लास्ट यही है, अगर आपका मतलब मेरा फोकस है इस पे तो कुछ ज्यादा दिक्कतें नहीं आती हैं। और भाई जैसे आपने और देखा होगा जैसे पोल्ट्री का था या और कुछ, हाँ। तो जैसे इसकी तरफ और क्या मतलब क्या मेन मोटिव तो हमारा ये था कि बस मेरे कभी से थी, मैं 14-15 से का मिला था। मेन था ये कि हमारे एक तो तालाब है, मतलब ये खेत है हमारा, हाँ। ये कोई बिना यूज का ही था, 5-7 हजार रुपए में क्या मिलता है। हाँ, मेन तो वही था। और एक खारा पानी हमारा था, मेन तो वही था। और एक पोल्ट्री का उसमें लागत थोड़ी ज्यादा आ जाती है, मतलब 1 CR तक बात जाती है। तो फिर उसमें थोड़ा इतना पैसा तो एक किसान के लिए लगाना इतना वो नहीं है। और जैसे ये खारे पानी के लिए माना जाता है, झींगा फार्म भाई कोस्टल एरिया में होता है साउथ की तरफ, लेकिन हमारे अभी जहाँ पे जैसे सिरसा इसका होता है, हाँ, खारा पानी वहाँ पे सिरसा का राजस्थान में उधर जाता और है। अभी जैसे खारा पानी है इसमें, हाँ। तो किस तरह नापा जाता है खारा पानी? खारा पानी तो सैलिनिटी होती है, सैलिनिटी। जितनी अपने पानी की सैलिनिटी है, जैसे हमारे यहाँ तो ऑन एंड एवरेज 10 के आसपास सैलिनिटी रहती है। वैसे अगर किसी की ये 20 तक भी होता है, 20-25 भी है, तो उसमें थोड़ी मेडिसिन यूज करके हम कर सकते हैं। मतलब नॉर्मल इसके लिए 10? हाँ, मतलब 7 या 8 से तो ऊपर ही चाहिए। ठीक है। हाँ, 200 हमारी नॉर्मल एवरेज है, ज्यादा भी नहीं और कम भी नहीं है। अब जैसे 5-7 मिल रहे थे वादा, हाँ 5-7 हजार। हाँ। अब जैसे अभी ये कर रहे हो, हाँ। तो कैसा मजा आ रहा है? अब सही है। एक तो देखो अपना एक बिजनेस स्टार्ट हो गया घर का, और जैसे कोई और भाई करना चाहिए तो उनको क्या कुछ सजेशन देना चाहो आप? पहले तो अगर किसी को करना है तो पहले तो अपनी वाटर टेस्टिंग कराए, ठीक है, और अपने इसकी सोइल टेस्ट करवाए। सबसे पहली बात तो यही है कि अपना, और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन चाहिए। अभी आप जैसे बात देखोगे, हाँ। तो यहाँ हमारे एरिएटर चल रहे हैं, ये दिन में भी चलते हैं और रात को तो इनको जैसे शाम को 7 बजे से और सुबह 7 बजे तक तो हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है ही है। अगर लाइट चली गई तो फिर जनरेटर है, लेकिन वो तो पार्ट टाइम यूज होता है जनरेटर का। तो लेकिन इसमें अगर हम किसी कहें तो पहले तो अपनी मिट्टी और पानी टेस्ट कराए कि वो वाइबल है या नहीं इनके ग्रोथ के लिए। उसके बाद फिर सबसे बड़ा इसमें इलेक्ट्रिसिटी का खेल रहता है।
आपको सीड और फीड आप कहीं भी कर रहे हैं तो वहाँ अवेलेबल हो जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी आपके पास कम से कम 12-16 घंटे की इलेक्ट्रिसिटी पावर होनी चाहिए, आप तभी आगे बढ़ पाओगे। और इलेक्ट्रिसिटी का लोड भी मैं बता देता हूँ, हमारे यहाँ जैसे पर एकड़ लोड कम से कम है 9 से 10 उसका मतलब होना चाहिए, मतलब चलने के लिए वो चलता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी का ये रहता है। अब जैसे किसी भाई ने लगा लिया 2.5 एकड़ का, उसमें सब्सिडी 60% में 8-8.5 लाख आ गई, 8-8.5 लाख है। अगली साल उसको सीड का देना पड़ेगा। हाँ। लेकिन और जैसे और खर्च है, जैसे आप लाइट का बता रहे हो, या ये कितना पड़ जाता है उसको? देखो लाइट का तो फिर आप मैंने जैसा बताया, अगर जैसे एक पंखा रोक दिया, एक चला दिया तो ज्यादा नहीं आता। हम अपने लेवल पे मतलब अगर हम सही मैनेज कर रहे हैं तो उसको 8 से 10 हजार रुपए रख सकते हैं। तो जैसे इसमें आप माल तैयार हो गया आपका, हाँ, कोई कंपनी वगैरह खुद लेके जाती है या क्या कुछ? वो बायर हैं, वेंडर हैं, वो तो जैसे आप संपर्क करते हैं तो संपर्क हो जाते हैं आपके, फोन मतलब जुड़ जाते हैं किसान अपने आप के, मेरे पास वेंडर आया है, वो तो उस हिसाब से ले जाते हैं, उसके कोई इशू नहीं है। अगर आपको पार्सली अगर निकालना हार्वेस्ट करना है, बीच में ज्यादा हो गया तो आप दिल्ली मंडी में, गाजीपुर मंडी है, वहाँ भी सेल हो जाता है। ठीक। अब इसमें कौन कौन सी कंपनियां जो जिनके साथ आप कॉन्टेक्ट होता है? सीड तो हमारे जैसे सीड का तो 2-3 है, हम सप्तगिरी से भी सीड लिया है। ठीक है। आपकी बार और पीछे हमारा एक मरीन हार्वेस्ट थी, गोल्डन मरीन हार्वेस्ट से हमने लिया है। आप लोगों ने किया है क्या, कुछ अच्छा कैसा लग रहा है आपको? ठीक लग रहा है भाई, अच्छा काम है, साइड बिजनेस के तरह कर सकते हैं। दूसरी बात भाई ने बताया कि जो मिट्टी और पानी थे हमारे, जैसे यहाँ का ये था कि जैसे अच्छी फसल है, जैसे धान वगैरह ये है, जैसे जीटी बेल्ट की होगी, पानी अच्छा है वहाँ पे, तो ये चीजें वहाँ नहीं हो पाती। यहाँ पे सिर्फ बाजरा हो गया, मौसम पे डिपेंड रहता है, बारिश होगी तो हो गया वो भी, नहीं तो उसमें भी या तो ज्यादा बारिश होगी तो गल जाता था, कम बारिश होगी तो सूख जाता था, तो उसके लिए भी ये वरदान साबित हुआ है। खारे पानी में वैसे कोई फसल होती नहीं है, हाँ। लेकिन ये खारे पानी की खेती आई है। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या इसमें भाई अगर कोई भाई बैंक से लोन वगैरह लेके अगर स्टार्ट करे, हाँ जी, तो क्या उसकी लागत निकल सकती है? हाँ, अब अगर बैंक से आप जैसे लोन लेके चलते हैं तो भारत सरकार की स्कीम है, ये एनिमल हस्बेंड्री फिशरी का किसान कार्ड बनता है, तो उस हिसाब से भी 7% का 3 लाख से ब्याज रहता है, तो उस हिसाब से अगर करना चाहे तो निकल जाती है। यानी अगर आप मतलब कोई आदमी 20 से 25 लाख रुपए अगर इन्वेस्ट कर सकता है तो वो अच्छा चला सकता है। कोई मेन ऐसी दिक्कत है जिस ख्याल रखना चाहिए किसी भाई को? मेन है इसमें आप एक तो इसका जो वाटर पैरामीटर है, ठीक है, उसमें जो भी उसका है, एक तो उसका है, और एक इसमें ऑक्सीजन का रहता है। हाँ, आपको वो मैनेजमेंट करना तालाब का, जिस हिसाब से आपके एरिएटर चल रहे हैं। मौसम की दिक्कत है आती है इसमें कोई? मौसम तो जैसे आप ये इसी टाइम का रहता है, उमस भरा मौसम है अब। हाँ। अब इसकी ग्रोथ है, ये लगाओ कि पीक की ओर जा रहा है, ये जैसे सितंबर लास्ट तक अपने पीक पे होगी इसकी ग्रोथ। तो उसमें अब जैसे उमस का मौसम है तो उसी अब इसको सबसे उमस के टाइम पे ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाना जरूरी है। इसमें जैसे वेट गेन होता है वो हाईएस्ट कितना होता है? हाईएस्ट तो हमने यहाँ तक हम 40 ग्राम तक लेके गए हैं इसको, 40 तक 25 काउंट तक गया है। और जो इसमें फीड में दिया जाता है वो कितने टाइम देते होती है? फीडिंग 4 टाइम होती है दिन में। ये मतलब पहले तो ब्लाइंड फीडिंग चलती है, फिर 1-1.5 महीने बाद ये चेक ट्रे लगा रखी है, तो इसमें फिर ये जितना फीडिंग खाएगा उसी हिसाब से मतलब पता चलता रहता है हर रोज बढ़ाना है घटाना है क्या है। अब जैसे ओवरऑल देखा जाए तो अगर किसी ने 2.5 एकड़ में किया है, हाँ, तो ओवरऑल इसमें कितना निकल सकती है लागत उसमें? अब देखो जैसे फर्स्ट टाइम कोई लगा रहा है, ठीक है, जिसने फर्स्ट टाइम सब इन्वेस्टमेंट किया, मान के चलते हैं तालाब भी नए हैं और बिजली भी नई लेके आया, अपना सब लेके आया, तो 30-35 के आसपास फर्स्ट कल्चर में अगर उसका जा रहा है एक्सपेंडिचर, अगर सही चला, मतलब अगर एवरेज लगा के चलते हैं हम कि एवरेज एक मार्केट रेट है इसका और एवरेज उसके प्रोडक्शन हुआ है, हार्वेस्टिंग एवरेज हुए है, तो एक कल्चर में उसका लगभग सब्सिडी के साथ, अब सब्सिडी भी ले ली उसने, तो लगभग एक कल्चर में सही पूरा हो जाता है, बराबर हो जाएगा, बराबर 30-35 लाख का जो खर्च हुआ उसका। हाँ, सब्सिडी के साथ अगर उसकी मैनेजमेंट सही है तो लगभग बराबर आ जाती है बात। दूसरे या तीसरे सीजन से प्रॉफिट आना शुरू हो जाता है। ठीक है। काउंट जैसे अगर इसका वेट 30 के आसपास है, 30 ग्राम हाँ पर एनिमल है, तो उसका एवरेज वेट
400, 350, 400 तक रहता है, 400, 450। अगर मार्केट अच्छी चल रही है तो 500 तक चला जाता है। तो इसमें फीड वगैरह कैसे डाली जाती है? फीड का सर ऐसे है, जब शुरुआत में छोटा बच्चा होता है तो 1 महीने तक तो जो टेक्नीशियन होते हैं वो ब्लाइंड चार्ट बना देते हैं। मान लो 1 लाख सीट डाल रखा है, तो 1 लाख के हिसाब से वो उनका चार्ट है, तो साइंटिफिक है, डेली इतना फीड खाएगा, डेली मान लो हफ्ते में 100 ग्राम 200 ग्राम ऐसे बढ़ाना है उसको। जैसे भाई ये 2 कंपनियां फीड यूज करते हैं हम, एक BMR है, एक IB है। जैसे अभी स्टार्टिंग कोड है फीड का, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ये साइज के हिसाब से होता है, छोटा होता है फिर ये उससे बड़ा ऐसे बच्चे के वेट के हिसाब से चलता है। ठीक है। तो इसमें दिखाया उधर से जैसे शुरू में 36% प्रोटीन होता है और ये क्रूड फैट होगा इसमें 6%। तो ऐसे ये इसके जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो दिखा दी। और ये जो फीड नंबर 1 है ना, हाँ। तो ये इतना वेट होता जाएगा ना बच्चा, जैसे शुरुआत में 1 नंबर चलेगा। हाँ। अब ये 3S है, ये 1.5 ग्राम से 3.5 ग्राम का बच्चा होगा उसके बीच में चलेगा। अभी अगला साइज 3M हो जाए, जब 3.5 ग्राम से 5 ग्राम, जितना बड़ा बच्चा होता है उसको बढ़ाते रहते हैं। पहले साइज में वो फीड आता है, अपना जैसे ये पहले हो गया, ये इसका साइज थोड़ा मोटा होता चला जाएगा, जितना भी बच्चा बड़ा होता जाएगा ठीक उसके हिसाब से ही डालते हैं। 1 महीने तक हम ब्लाइंड फीडिंग करते हैं, जैसे आज 1 किलो डाला, कल 1 किलो 300 ग्राम डाला, ऐसे बढ़ता जाएगा। 30 दिन के बाद में ये जो फैक्ट्री दिख रही है आपको, भाई दिखाएंगे आपको, ये होती है। जैसे मान लो 1 तालाब में मान लो इसमें 3 kg फीड डाला, तो शुरुआत में बच्चे के एवरेज बॉडी वेट के हिसाब से जो हम हर हफ्ते सैंपलिंग करके देखते हैं कितना वेट हो गया हमारा, उस हिसाब से इसमें फीड डलता है। मान लो जैसे अभी चल रहा है, अभी जैसे बॉडी वेट है इनका 14-15 ग्राम, तो अभी इतने वजन पे 10 ग्राम पर केजी, जितना मान लो इसमें फीड डालेंगे पूरे तालाब में 10 ग्राम किलो के हिसाब से, मान लो 10 kg फीड पूरे तालाब में डाल रहे हैं, तो 100 ग्राम हम इसके अंदर डालेंगे, ये जो चेक ट्रे है, और इसको जमीन से 6 इंच से 4 इंच ऊपर रखेंगे। तो इसमें अगर हमें इसको देखते हैं चेक ट्रे को, अगर मान लो इसमें 2 घंटे में ये खाली कर रखे हैं, तो हम ये आइडिया लग जाता है कि पौंड में भी सारे में फीड खा रखा है। तो उसी हिसाब से अगर मान लो 2 घंटे टाइमिंग है, अगर मान लो 1 घंटा 40 मिनट में 50 मिनट में खा रखा है, तो अगली शिफ्ट में तो हम इसको थोड़ा फीड को बढ़ा देते हैं 5 से 10%। अगर मान लो इसमें फीड बचा हुआ है तो अगली शिफ्ट में हम उसको कम कर देते हैं। और ये डिपेंड करता है, कई बार जैसे इनका ना मोल्टिंग करते हैं, ऊपर की जैसे सांप कचली उतारता है, ऐसे ये भी कचली उतारते हैं वेट गेन करने के लिए, तो उस टाइम पे ये फीड थोड़ा कम खाता है। मौसम जैसे अभी मौसम में बारिश हो रही है, उस टाइम पे भी कम खाएगा। तो जैसे अभी बादल है, इस टाइम पे भी ऑक्सीजन की थोड़ी कमी हो जाए, स्ट्रेस में आएगा तो भी कम खाएगा। ये चेक करने के लिए कि फीड अपना किस तरह कितना खाया गया, कितना रहता है, इसी के हिसाब से फीड मैनेजमेंट करनी पड़ती है। इसी के उससे सारा पौंड चल रहा है। अगर इसी के हिसाब से नहीं चलेंगे, हम फीड कम डाल रहे हैं तो अंडर फीडिंग रहेगा। ऊपर मान लो फीड ज़्यादा डाल रहे हैं, ओवर फीडिंग तालाब में होगी तो कुछ गैसें होती है, जैसे इसमें प्रोटीन होता है फीड में। अगर फीड वेस्ट रहेगा ज़्यादा नीचे तालाब में, तो उससे क्या होगा, फीड वेस्ट होकर अमोनिया, नाइट्रेट, ये जैसे गैसें होती हैं उसमें बदल जाएंगे, वो क्या ऑक्सीजन को रिलीज कर देंगे तालाब से, और ऑक्सीजन की कमी से वो मतलब डेड हो जाएगा। भाई इस तरह से खारे पानी की ये खेती थी। अगर आपको कुछ भी और जानना हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर डालना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।